थैंक यू सर। जी सर, नेक्स्ट है दिव्यराज सिंह। दिव्यराज सिंह। दिव्यराज सिंह, नमस्ते। नमस्कार। दिव्यराज जी, लाइट आपके फेस पे आनी चाहिए, आपके फेस पे अंधेरा है। बिल्कुल, 1 मिनट में सर इसको सही करता हूँ। हाँ करिए। हाँ, सुन रहे हैं आप? जी सर, नमस्कार। नमस्ते दिव्यराज सिंह जी चुंडावत। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, 83, 83, 84, वेरी गुड। अभी आप इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में परमानेंट हैं आप? जी सर। तो इसको छोड़कर आप आरएएस में क्यों आना चाह रहे हैं? जी सर, बेशक जो अभी वर्तमान में जिस पोस्ट पे हूँ वो एक विविधतापूर्ण जॉब है, लेकिन मुझे लगता है कि जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा है वो राजस्थान की सर्वोच्च सेवा है, तथा मुझे यहाँ पे एक बेहतर करियर ऑप्शन अवेलेबल होगा, तथा इसके साथ ही साथ जो मैं अपनी जो क्षमता है उनको पूर्ण रूप से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आकर यूज कर पाऊंगा। तो आप मुझे बता सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है और आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, योग्यताएं हैं, आपकी सक्षमताएं हैं जो कि आपको एक आरएएस ऑफिसर बनने में सफल बनाएंगी? ऐसी क्या सक्षमता? जी सर, मैं अपनी क्षमताओं को मुख्यतः 3P के सिद्धांत के रूप में देखता हूं सर। उसमें सबसे पहला है सर प्रोएक्टिव, दूसरा है पब्लिक डीलिंग और तीसरा है सर पेशेंस। ये 3 क्षमता है जो मुझे लगता है कि मेरे आरएस बनने में मुझे सबसे ज्यादा मदद करेगी। वेरी गुड। आप समझते हैं कि आरएस बनने के बाद बहुत सारी चुनौतियां आपके समक्ष नहीं आएंगी? बिल्कुल सर। आप किस प्रकार की चुनौतियां राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को फेस करनी पड़ती हैं? बिल्कुल सर। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को जो ग्रास रूट लेवल पे है उसमें ज्योग्राफिकल एडवर्सिटीज हैं कई क्षेत्रों के अंदर, जैसे आदिवासी क्षेत्र हैं उनके अलग चैलेंजेस हैं। साथ ही साथ जो अशिक्षा है वो राजस्थान में आज भी अपने निम्नतम स्तर पे है, और कुछ समस्याएं जो सर कुपोषण की हैं और महिला सुरक्षा की हैं, ये सारी समस्या हैं जो एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के सामने आएंगी। ये तो आपने वहां की जो भौगोलिक या अन्य क्लाइमेटिक कंडीशंस की या वहां की जनसंख्या के साथ संबंधित समस्याएं बताई, इसके अलावा प्रशासनिक चुनौतियां भी उसके सामने आएंगी। आप उनको फेस कर पाएंगे? कैसी समस्याओं की अपेक्षा है आपको? बिल्कुल सर, अगर आप मुझे एक स्पेसिफिक एरिया बता पाए तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से आंसर दे पाऊंगा सर। जैसे आपके वहां के स्थानीय नेताओं का दबाव आएगा, राजनीतिक दबाव आएगा, आपके ऊपर अपने उच्च अधिकारियों का दबाव आएगा, पुलिस वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो क्लैशेस हैं वो आएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल सर, बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के दौर में सोशल मीडिया का चैलेंज प्रशासन के सामने हमेशा बना रहता है। साथ ही साथ जैसा आपने बताया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। जो एडमिनिस्ट्रेशन का चैलेंज है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल राइवलरीज हैं, ये चैलेंज हमेशा एक प्रशासनिक अधिकारी के सामने बने रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सर मैं अपने गुणों के आधार पर इनसे इफेक्टिवली डील कर पाऊंगा। लेकिन क्या क्या काम करने पड़ते हैं एक व्यावहारिक रूप से, एक प्रशासनिक अधिकारी को क्या क्या काम करने पड़ते हैं जो कि उसके वर्क मैनुअल में नहीं होते हैं, फिर भी उसको करने पड़ते हैं, उसमें ज्यादा व्यस्त रहता है वो? हाँ बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा है कि एक प्रशासनिक अधिकारी को सबसे पहला अपना एक सोशल नेटवर्क एस्टेब्लिश करना होता है। जिस भी क्षेत्र के अंदर वो पोस्टिंग होती है तो उसका एक सोशल नेटवर्क काफी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो समस्या है वो काफी विविधतापूर्ण है। तो इसमें उसका सहायता करने के लिए उसका एक स्ट्रांग सोशल बेस होना चाहिए, समाज के सभी वर्गों के साथ, सभी जातिगत वर्गों के साथ, हर समुदाय, हर विशेष वर्ग के साथ उसका एक नेटवर्क होना चाहिए, ताकि वो कोई भी समस्या आने से पहले उसको भाप ले, और अगर वो समस्या आ भी जाती है तो उसको उनके साथ एक परफेक्ट कम्युनिकेशन स्थापित करके अच्छे से सॉल्व कर पाए। अपने प्रशासनिक कुशलता के लिए वो टेक्नोलॉजी का यूज किस प्रकार कर सकता है? हाँ बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी आज के युग का एक अभिन्न अंग है। जैसे मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो हर क्षेत्र में, जैसे आज सरकार हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है। विभिन्न प्रकार की योजनाओं का जो क्रियान्वयन है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। साथ ही साथ जैसे निगरानी, सूचना तंत्र और
क्राइम ट्रैकिंग, इन सभी के लिए भी टेक्नोलॉजी का एक इफेक्टिव यूज किया जा सकता है तथा प्रशासन को और बेहतर बनाया जा सकता है। गुड। आपने जो बेसिक टेक्नोलॉजिकल यूज है वो तो बताया नहीं। माफी चाहूंगा सर, मैं किस संबंध में चलिए सर? चलिए कोई बात नहीं। आप ये मुझे बताएं कि दो दो तीन तीन फोन आपने एसडीएम साहब के हाथ में देखे होंगे। हाँ, होता है सर। तो उनके पास बहुत फोन आते हैं, बहुत नहीं मैसेज सर, आते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करेंगे? वो टाइम मैनेजमेंट भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर। आज के दौर में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको हर, जैसा कि अपन ने मैंने पहले भी बताया कि हर क्षेत्र हर वर्ग के साथ उनको कम्युनिकेशन स्थापित करना होता है। साथ ही साथ अपने पदीय कर्तव्य तथा अपने उच्चाधिकारी के आदेशों का भी समय पे पालन करना होता है। तो यही कारण होता है कि उसको जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उससे विभिन्न स्तर पर जुड़ना होता है। इन सभी के साथ समय प्रबंधन के माध्यम से और इफेक्टिव मैनेजमेंट से वो अपने प्रशासन में कुशलता ला सकता है। चलिए, हमारे यहाँ पर शक्ति की पूजा होती है। हमारे यहाँ शक्ति आराध्य देवी के रूप में, कुल देवी के रूप में पूजित है। शक्ति की पूजा के संबंध में आप उसकी उत्पत्ति से लेकर उसके प्रारंभ काल से लेकर अभी तक कुछ बता पाएंगे? जी सर, मैं माफी चाहूंगा, इस संबंध में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। शक्ति का आधार क्या रहा है हमारे यहाँ? सर, शक्ति को विभिन्न रूपों में देखा गया है। देवी के रूप में, स्त्री के रूप में, या किसी आराध्य देव के रूप में। उसके समाज आधार, के विभिन्न शक्ति की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शक्ति का आधार क्या है? शक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? किसको मूल माना जाता है? शक्ति का मूल कौन है? सर, आपकी मुझे कुलदेवी लगता है? जी सर, कौन है? बायण माता है। आप क्या राठौड़ क्या है? आप चुंडावत हैं? जी सर। चुंडावत है ना, राव चुंडा के। जी सर। चुंडावतों की जागीर या चुनावतों का एरिया कौन सा था मुख्य रूप से? जी सर, मेवाड़। मेवाड़ में चुंडावत कहाँ कहाँ का उनको शासन दिया गया था और किस जी शासक के सर, द्वारा दिया गया? मेवाड़ के अंदर 16 प्रथम कैटेगरी के ठिकाने हैं सर, उसमें से 4 चुंडावतों के हैं और जो सबसे प्रमुख है उसमें सलुम्बर है। हाँ, सलुम्बर के चुंडावत प्रमुख है ना, बाद में 3 और हुए। तो जी सर। सब किस महाराणा ने सबसे पहले सलुम्बर का चुंडावतों को सलुम्बर दिया? हाँ बिल्कुल सर, महाराणा चुंडा ने जब अपना राज सिंहासन त्याग किया था उसके बाद महाराणा मोकल जो गद्दी पे विराजित है, उन्होंने 4 जो ठिकाने थे वो चुंडावतों को दिए थे। चलिए, मुझे ये बताएं आप कि आपने तो इलेक्ट्रिकल्स में वो किया हुआ है बी, जी सर, और आप बीटेक। टेक्निकल एजुकेशन को छोड़ के आप इधर आना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक की आपको जानकारी नहीं है क्या? इलेक्ट्रिक के बारे में आपको रुचि नहीं है बिल्कुल? आप मुझे बता पाएंगे ये इलेक्ट्रिक बैटरी कब और किसने इसका इन्वेंशन किया? इलेक्ट्रिक बैटरी। माफी चाहूंगा सर, इलेक्ट्रिक बैटरी के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं इसको पढ़ूंगा सर। ये बिजली का पंखा, फैन, माफी चाहूंगा सर। और इलेक्ट्रिक जनरेशन सबसे पहले कब शुरू हुआ? एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है सर, जनरेशन कब स्टार्ट हुआ, मैं टेक्नोलॉजी बता हाइड्रो सकता हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बिल्कुल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है मैं इस बारे में आपको अवगत करा सकता हूँ सर। बताइए। जी सर, जैसा कि एनर्जी होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। तो जब पानी स्थिर अवस्था में होता है तो सर उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, स्टैटिक एनर्जी। जब उस स्टैटिक एनर्जी को, पानी को हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव किया जाता है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा आ जाती है। जब उस हाँ, गतिज ऊर्जा को हम उस प्रोपेलर के ऊपर मूव करवाते हैं तो प्रोपेलर का रोटर मूव करता है सर। जब वो रोटर मूव करता है तो वो जो रोटर होता है वो 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ आता है। और फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि व्हेनेवर अ फ्लक्स लिंकिंग विद कॉइल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। वेरी इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है रोटर के गुड, वेरी रोटेट गुड। होने से। बाकी कई लोग ये जवाब देते हैं कि पानी को पीस के इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ये जवाब भी सुना है मैंने, इसलिए मैंने आपसे पूछा। बिल्कुल। चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे पहले कब और किसने शुरू किया? हाँ जी सर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ बिल्कुल,
फेराडे ने सर ये अभिकल्पना दी थी और एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि कब स्टार्ट हुआ था सर। वेरी गुड, वेरी गुड, रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आपने जवाब दे दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? अ, अ, कब बना सर इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। किसने बनाया है? फेराडे ने। फैराडे के बाद किसी ने बनाया ये, माफी या चाहूंगा पहले सर, बनाया? सुनिए। पहले माफी बनाया चाहूंगा बाद? माफी चाहूंगा सर, मैं एग्जैक्ट इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। चलिए दिव्यराज सिंह जी, धन्यवाद आपको। थैंक यू। जी दिव्यराज जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, नमस्कार। जी नमस्ते, आवाज आ रही है? जी सर। जी, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, जी सर। प्रशासन में यूज मुझे बताइए इसका। बिल्कुल सर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर मैं प्रशासन को जोड़ के देखता हूं तो मुझे एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आता है कि जिस प्रकार करंट के जनरेशन से उसके ट्रांसमिशन तक विभिन्न प्रकार के लॉसेस होते हैं और उनको एफिशिएंटली वर्क करना और लॉसेस को कम करना एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ड्यूटी होती है। ठीक उसी प्रकार प्रशासन के अंदर किसी योजना के निर्माण से लगा के उसके क्रियान्वयन तक विभिन्न स्तरों पर आ रही समस्याओं को दूर करना एक प्रशासक की ड्यूटी होती है सर। और मैं साथ ही साथ अपने साइंटिफिक नॉलेज जिसके माध्यम से मैं डाटा को अच्छे से एनालाइज कर पाता हूँ, स्क्रूटनाइज कर पाता हूँ, इन सभी को यूज करके प्रशासन में मैं अपनी इंजीनियरिंग के नॉलेज का यूज कर पाऊंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बास्केटबॉल खेलते हैं आप? जी सर। थोड़ा बताइए इसके बारे में। जी सर, बास्केटबॉल के जो कोर्ट होता है उसका डायमेंशन होता है 28 मीटर बाय 15 मीटर। इसके बॉल की जो वेट होता है वो 650 ग्राम्स होता है। इसके जो गोल होता है, गोल पोस्ट, उसकी ऊंचाई 10 मीटर होती है तथा इसकी जो गोल होता है उसकी डायमीटर 18 इंच का होता है। इसमें कुल 5 प्लेयर प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं तथा 7 एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं, 5+7। इसके अंदर जो गेम होता है उसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं सर, 10-10 मिनट के 4 सेक्शंस होते हैं और टोटल 59 मिनट का गेम होता है। भारत की क्या टीम सीखा ने आपने इस गेम से? बिल्कुल सर, मैं इस गेम के माध्यम से जो सीख पाया हूँ वो है सर टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन तथा गोल ओरिएंटेड वर्क। वेरी गुड। ये कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन दो शब्द आपने बताए, क्या डिफरेंस होता है इनमें? जी सर, कोऑर्डिनेशन मतलब जो अलग अलग प्रकार के कार्य हैं उनको किसी एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए जब समन्वित किया जाता है तो उसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। और कोऑपरेशन मतलब सहयोग से है, जब आप किसी का सहयोग करते हैं तो वो कोऑपरेशन की भावना होती है। प्रशासन में किसकी ज्यादा जरूरत है? सर कोऑर्डिनेशन की सर। कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत है। जी सर। वर्तमान समय में क्या लग रहा है आपको, सरकारों में है कोऑर्डिनेशन या नहीं है, समस्या है? बिल्कुल सर, सरकारें विभिन्न स्तर पर प्रयास करती हैं कि उनमें कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन का ही रिजल्ट है कि आज भारत में एक इफेक्टिव डेमोक्रेसी वर्क कर रही है। और मुझे लगता है कि कुछ सुधार की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है और इसमें कुछ सुधार किया भी जा सकता है। कुछ संस्थाएं बताइए जो इस दिशा में काम करती है हमारे देश में। हाँ जी सर, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, नीति आयोग जो है वो विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं देश के, उन सभी को कोऑर्डिनेट करके एक इफेक्टिव रिजल्ट लाने का प्रयास करता है। ये कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है क्या? बिल्कुल सर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो जो अवधारणा है जिसमें विभिन्न राज्य ये प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक विदेशी निवेश जो संघवाद की अवधारणा है उसको स्ट्रेंथन किया जाए और अधिक से अधिक एक दूसरे का सहयोग किया जाए। आजकल तो हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप और वाद विवाद ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल सर, आरोप प्रत्यारोप तो एक लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। विभिन्न सरकारें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती है ये, लेकिन अल्टीमेटली एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए सरकारों में कोऑर्डिनेशन अवश्य है और वो है, तभी आज एक लोकतंत्र अच्छे से वर्क कर रहा है और भारत अपनी वैश्विक पटल पर छवि बना पाए। राजसमंद में एक तहसील है जनावत तहसील, फेमस है कुछ चीजों के लिए, बताएंगे मुझे? जी सर, राजसमंद की जो जनावत तहसील है वो आरटीआई एक्ट जो देश में आया था उसका जो सबसे पहले इम्प्लीकेशन वहीं से स्टार्ट हुआ था। जो जनावत तहसील का जो करप्शन हुआ था जिसमें नीचे की तरफ सर ऊपर की तरफ पशु चिकित्सालय बना दिया था फर्स्ट फ्लोर के ऊपर,
उसको लेके आंदोलन हुआ था और उसी की परिणति के रूप में देश के अंदर आरटीआई एक्ट आया था। सोशल ऑडिट भी हुई है वहां। हाँ जी सर। 70 लाख के घोटाले पकड़े गए थे 2002 के आसपास की बात है, जहां तक मैं याद कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सर, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये हुआ था, इस संबंध में मुझे जानकारी है। अरुणा रॉय का नाम तो फिर जानते होंगे आप। हाँ बिल्कुल सर, इनका जो संगठन है मजदूर किसान शक्ति संगठन, उनके ये अभी चीफ हैं और अरुणा राय जी हैं सर। क्या है ये आरटीआई, क्या होता है सूचना का अधिकार? ट्रांसपेरेंसी जो एक वर्ड है, जो सिविल सर्वेंट का एक बेसिक गुण है कि किसी भी कार्य को करने के लिए आप कितना ट्रांसपेरेंट वर्क करते हैं। तो अपने कार्य के दौरान या प्रशासक के कार्य के दौरान विभिन्न स्तरों से आने वाली सूचनाओं को जनता को साझा करना, ये मुख्य उद्देश्य था आरटीआई एक्ट का। और इसी की परिणति में राजस्थान सरकार अभी जन सूचना पोर्टल भी लाई है। कब से लागू हुआ हमारे देश में ये कानून? सर 12 में एग्जैक्ट डेट 12 अक्टूबर 2005। जी जी, बिल्कुल सही बात है जी। राजस्थान में पहले लागू हो चुका था लेकिन ये। हाँ जी सर, राजस्थान में 2002 में लागू हो गया था, लेकिन सेंट्रल में एक्ट आने के बाद उसको इसके साथ अलाइन कर दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे। जी सर। बीपीसीएल कंपनी का नाम सुना होगा आपने। हाँ जी सर। आजकल न्यूज़पेपर में रोज न्यूज़ है, थोड़ा बताएं क्या है मुद्दा। हाँ जी सर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विनिवेश की आशंकाएं जताई जा रही हैं। आज के अखबार में ये खबर थी कि जो वेदांता ग्रुप है वो भी इसके लिए बोली लगाएगा। आशंकाएं जताई जा रही हैं। हाँ बिल्कुल सर, विनिवेश होगा इसका। अच्छा अच्छा, तो सरकार तो प्रक्रिया आगे बढ़ा चुकी है ना। बिल्कुल जी, तो आपको लग रहा है विनिवेश ठीक है? बीपीसीएल तो कमाई का एक लोक उपक्रम है सरकार का। हाँ बिल्कुल सर, जो 2005 के बाद भारत सरकार ने एक विनिवेश की पॉलिसी को अपनाया है, तथा ऐसे सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो सरकार को नुकसान में है या इतना प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं, तो सरकार उनको विभिन्न स्तर पर उनका विनिवेश करती है। तो विनिवेश देश के हित में होता है, ताकि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्राइवेटाइजेशन को लाया जा सके, तथा प्राइवेटाइजेशन की जो मैनेजरियल स्किल है उसको गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस के अंदर इफेक्टिवली यूज किया जा सके। 2005 आपने कहा, विनिवेश तो 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद ही हो गया था शुरू। माफी चाहूंगा सर, हाँ बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, इसके लिए तो आपका आपने धन्यवाद कहा कि सर। घाटे के पीएसयू को बेच रहा है, लेकिन बीपीसीएल तो फायदे का सौदा है। हमें लग रहा है नवरत्न कंपनी है बीपीसीएल। सर इसके अभी शेयर की वैल्यूज और इसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी जुटा नहीं पाया हूँ, मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा। सहारा और सेबी के बीच में भी बड़ा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है हमारे देश में, अभी फिर न्यूज़पेपर में है आज। सर वर्तमान में ये किसको लेके न्यूज में है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो सहारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और ये वर्डिक्ट चल रहा था कि जो सहारा के जो असेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन उतनी नहीं है जितनी उसने अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो कर रखी थी। इस वजह से ये एक विवाद का बिंदु बना रहा था, और इसके कुछ का पैसे को ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीज कर रखा है इनके अकाउंट को, ऐसा एक विवाद है। रिसेंट इशू नहीं पता आपको क्या है? चलिए कोई नहीं, ये सेबी के बारे में कुछ बताएंगे, क्या है ये? जी सर, सुन पा रहे हैं सर? जी हाँ, आवाज आ रही है। जी बताएं। जी सर। जी जी सर, हाँ सुन पा रहे हैं बताइए। सर मुझे? हाँ, माफी चाहूंगा सर, क्या पूछा था आपने, मैं सुन नहीं पाया। मैं सेबी के बारे में पूछ रहा था, कुछ बताएंगे मुझे सेबी क्या है? जी सर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो कैपिटल मार्केट है भारत का, उसको कंट्रोल रेगुलेटिंग अथॉरिटी है कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट एक ही होता है, अंतर होता है दोनों में? जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, ये एक ही, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो शेयर मार्केट ही है।
अच्छा अच्छा, चलिए एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। एक दो नाम ले रहा हूं, बताएं क्या है ये। मेहर और प्रत्यूष। माफी चाहूंगा सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है सर। राजेश सर। जी सर। ये दिव्यराज जी सुन पा रहे हैं? जी सर। आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट 11 इंच। और बास्केटबॉल की जो बास्केट होती है गेम में, उसकी हाइट होती है 10 फीट। जी सर। जंप कर पाते हैं आप इतना? बिल्कुल सर। एवरेज हाइट क्या होनी चाहिए बास्केटबॉल प्लेयर की? सर 6 फीट कहा जाता है, 6 फीट एवरेज हाइट होनी चाहिए। चलिए, तब तो आप लगभग जी। हैं। बास्केटबॉल इतनी भारी क्यों होती है बाकी बॉलों से? जी सर, उसको कंटिन्यू ड्रिबल करवाना होता है, तो जो ड्रिबलिंग के लिए जो उसके अंदर मटेरियल जो यूज होता है, एग्जैक्ट मटेरियल का मुझे ध्यान नहीं है सर, उस वजह से जो बास्केटबॉल होती है वो भारी होती है, अपेक्षाकृत भारी। अच्छा, बास्केटबॉल इंडोर गेम है या आउटडोर? सर इसे दोनों ही प्रकार से खेला जा सकता है। इंडोर नहीं, गेम मूल में भी रूप ये से कौन सा गेम है ये? सर इंडोर। मूल रूप में जब ये शुरू हुआ था तब इंडोर गेम था या आउटडोर गेम? सर आउटडोर। श्योर नहीं है आप? हाँ जी सर, माफी चाहूंगा। अच्छा, एक आपके इसमें एक रूल होता है 3 पॉइंट आर्क, ये क्या होता है? हाँ बिल्कुल सर, बास्केटबॉल जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है उसके अंदर एक 3 पॉइंट आर्क होती है। वहां से जो शूटिंग गार्ड और जो फास्ट फॉरवर्ड है वो उस पोजीशन से खेलते हैं। अच्छा, ये एनबीए और बाकी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती है बास्केटबॉल की, उनके रूल्स में इतने अंतर क्यों हैं? क्या अंतर है मूल? माफी चाहूंगा सर, इनके मूल में मुख्य क्या अंतर है मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, ये बता दीजिए, भारत में भी बास्केटबॉल गेम की क्या स्थिति? बिल्कुल सर, बास्केटबॉल गेम को रेगुलेट करने के लिए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो भारत के अंदर बास्केटबॉल को रेगुलेट करती है तथा समय समय पर विभिन्न चैंपियनशिप का आयोजन भी करती है। वर्तमान में जो मेंस टीम है उसके कैप्टन विशेष भृगुवंशी हैं। भारत से कई ऐसे खिलाड़ी भी हुए हैं, जैसे खुशीराम जी हैं, उन्हें शूटिंग मशीन ऑफ द एशिया और शूटिंग मशीन ऑफ इंडिया से भी नाम से भी नवाजा जाता है। और बास्केटबॉल में से सतनाम सिंह जी है जो पहले प्लेयर है जो एनबीए के प्लेयर चुने गए हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये बताइए, अभी जो भारत में विद्युत उपकरण हैं उनकी दक्षता में काफी सुधार हुआ है, लेकिन विद्युत उपभोग बढ़ता जा रहा है, ये विरोधाभास कैसे है? सर उपभोग जो होता है वो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या तथा उनके द्वारा यूज किए जा रहे नंबर ऑफ अप्लायंसेस पे डिपेंड करता है। आपने जिस नहीं, उपभोग बिल की इतना बात की ज्यादा उसका आ रहा मुख्य है। जी सर, टैरिफ का मुख्य रीजन तो होता है कि रॉ मटेरियल जो भी सप्लाई हो रहा है, जैसे जो भारत में मुख्यतः बिजली का उत्पादन होता है वो थर्मल एनर्जी से होता है, और उसके अंदर जो मुख्यतः जो कोयला यूज होता है, तो भारत के अंदर उस ग्रेड का कोयला उत्पादन हो पाता है तो वो लिमिटेड नंबर में हो पाता है, तो फिर वो आयात किया जाता है। तो ये भी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से टैरिफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो भारत में एक कुसुम योजना है, कुसुम योजना के बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ जी सर, ये केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई योजना है जिसके अंदर किसानों को सोलर पंप्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसका फुल फॉर्म बताइए आप कुसुम का। जी सर, मैं प्रयास कर पाऊंगा। जी, किसान सहायता ऊर्जा मिशन ऐसा करके कुछ है। चलिए, एक भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग और है, भारतीय जी सर। प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके बारे में क्या जानकारी आप? अ, माफी चाहूंगा सर, अधिक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, भाई प्रदूषण की बहुत समस्या हो रही है, और मैंने कहीं पढ़ा है स्मॉग टावर लगाए जा रहे हैं, चाइना में है और दिल्ली में भी लगाने की बात हो रही है। ये होता है क्या स्मॉग टावर, कैसे काम करता है? जी सर, इसके टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं प्रयास करूंगा पढ़ने का। अच्छा,
एक हाइपर लूप तकनीक और अभी परीक्षण हुआ है, कहाँ पर हुआ है और क्या है ये? हाँ जी सर, हाइपर लूप जो टेक्निक है उसके अंदर जो एक लूप होता है जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट की जाती है, तथा जो ट्रेन होती है उसके अंदर मैग्नेटिक लेविएशन की तकनीक यूज करके जो फ्रिक्शन होता है उसको मिनिमम लेवल तक लाया जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड है वो वर्तमान में जो जेट और एयरवेज की स्पीड से उससे 8 या 10 गुना बढ़ जाती है। जो वर्जिन कंपनी है उसने हाल ही में अपना इसका टेस्ट किया है हाइपर लूप का। चलिए ठीक है, वेरी गुड जी। ललित सर। जी दिव्यराज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा दिव्यराज जी बताएं कि प्लेटो का सद्गुण क्या है? नॉलेज, माफी चाहूंगा सर। नॉलेज इज वर्च्यू। वर्च्यू। तो आप पढ़ा है आपने इसके बारे में? ये सोक्रेटिस का है सर, ये नॉलेज इज वर्च्यू। माफी चाहूंगा, हाँ ठीक है। प्लेटो का मुझे जानकारी। ठीक है, बताइए सुकरात ने क्या कहा है? सोक्रेटिस ने कहा है कि जो नॉलेज है वो वर्च्यू है, सद्गुण, ऐसा कुछ। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ईक्यू और आईक्यू में क्या डिफरेंस होता है? हाँ बिल्कुल सर, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और इमोशनल क्वोशिएंट में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जब आप सामने वाले की इमोशंस को समझ के उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को ले पाए तो उस व्यक्ति के अंदर इमोशनल क्वोशिएंट होता है, और जब आप केवल तथ्यों के आधार पर कोई निर्णय लेते हैं तो वो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है। और प्रशासन में ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है? जी सर, ईक्यू की। तो ईक्यू में तो सामने वाले के अनुसार निर्णय लिया जाता है। हाँ बिल्कुल सर, समय काल एवं परिस्थिति को देखते हुए जो सबसे और कानून सम्मत जो सबसे उपयोगी निर्णय होता है वो सर लिया जाता है। तो प्रशासक का एक गुण बताया जाता है वस्तुनिष्ठता, वो क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, वो ये कहता है कि सर किसी भी डिसीजन मेकिंग के दौरान जो फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं उसके आधार पर वो जो निर्णय लिया जाता है उसे ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। तो किसी भी लगता नहीं है कि बाह्य प्रलोभन से या किसी भी प्रकार के उससे प्रभावित नहीं होता है वो, तो वो ऑब्जेक्टिविटी होती है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि प्रभावित नहीं होता है, दूसरी तरफ ईक्यू में वो प्रभावित होता है, तो आपको लगता नहीं दोनों कंसेप्ट में कुछ विरोध? बिल्कुल नहीं, विरोधाभास नहीं है सर। बेसिक डिफरेंस जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिविटी में बाह्य कारक जो किसी व्यक्ति को नैतिक भ्रष्टाचार या उसको किसी पूर्वाग्रह के प्रति आकर्षित करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जबकि इमोशनल क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ कि किसी भी समाज कल्याण के जो डिसीजन मेकिंग है उसको लेते वक्त उस समाज की तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना। दोनों के सर परिप्रेक्ष्य अलग अलग हैं। ओके। अच्छा ये बताएं कि राजसमंद जिले का गठन कब किया गया? जी सर, 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से अलग करके राजसमंद जिले का गठन किया गया। अच्छा वहां आपके एक स्थान है मचिंद्र। जी सर। मचिंद्र के बारे में बता पाएंगे? हाँ जी सर, यहाँ राणा पुंजा का स्मारक बना हुआ है, साथ ही साथ महाराणा अमर सिंह जी का जन्म मचिंद्र में हुआ था। ये नाम कहीं से आपको लगता है कि किसी नाथ योगी से मैच करता है? मत्स्येंद्र नाथ जी। मचिंद्र, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि प्रताप जयंती का मेला कहाँ पड़ता है? प्रताप जयंती का मेला हल्दी घाटी में पड़ता है। कब? ज्येष्ठ माह में। राइट। और गगन बिहारी दादेज का नाम सुना है आपने? गगन बिहारी दादेज, अगर आप इजाजत दे तो सर मैं अनुमान लगाना। बताइए। ये मोलेरा कला से संबंधित। बिल्कुल सही अनुमान है आपका। अच्छा ये बताइए कि मारवाड़ की छाती पर तलवार किसको कहते हैं? कुंभलगढ़ से। राइट। बताइए कुछ कुंभलगढ़ के बारे में। हाँ जी सर, कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। इसके जो मुख्य शिल्पी थे 1448 से शुरू होकर 1458 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। गुड। और मंडन थे वो इसके शिल्प शास्त्री थे, और इसके अंदर एक कटारगढ़ नाम का भवन बना हुआ है जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।
और इसके अंदर एक बादल महल भी बना हुआ है, और इसके अंदर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी स्थापित है सर। कटारगढ़ की एक उपमा दी जाती है, आप बता पाएंगे क्या है उपमा वो कटारगढ़ की? माफी चाहूंगा सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। इसको मेवाड़ की आंख कहते हैं कटारगढ़ को, जी सर। क्यों कहते हैं? जी सर, ये एक ऐसा स्थल है जिससे इधर मारवाड़ का काफी ठीक हिस्सा है, अपन। ठीक है, ठीक है। अच्छा बताएं कि रूपनगढ़ छापर का युद्ध क्या है? जी सर, रकमगढ़ का जो छापर है वो, उसके अंदर तात्या टोपे और ब्रिटिशर्स के मध्य युद्ध हुआ था सर। विजय किसकी हुई थी इसमें? तात्या टोपे की। कंफर्म हो आप? माफी चाहूंगा सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके बारे अंग्रेजों की विजय हुई थी। अच्छा ये बताएं कि आपके वहाँ पुष्टि मार्गी वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर है वो कहाँ है राजसमंद में? जी सर, राजसमंद में पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है जो नाथद्वारा में स्थित है। साथ ही साथ एक और पीठ स्थित है द्वारिकाधीश मंदिर जो कांकरोली में स्थित है। राइट, उसकी और कोई विशेष बात द्वारिकाधीश मंदिर की? जी सर, जो पुष्टि मार्ग की जो वल्लभ संप्रदाय होते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं, तथा ये राज सिंह जी के समय में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो वृंदावन से लाके यहाँ पे स्थापित की गई थी। काले पत्थर की एक मूर्ति है, तथा श्रीनाथ जी को 7 ध्वजाओं का मालिक भी कहा जाता है, क्योंकि जो टोटल 7 पीठ है उनका ये स्वामी कहा जाता है श्रीनाथ। ये जो आप बता रहे हो ये नाथ द्वारा है या चार ये द्वारकाधीश के बारे में, किसके बारे में बता रहे हो? जी सर, नाथ द्वारा के बारे में बताया, माफी चाहूंगा। ठीक है। अच्छा ये एक द्वारकाधीश मंदिर भी है आपके वहाँ? जी सर, द्वारकाधीश मंदिर कांकोली में स्थित है। अच्छा, वो किस संप्रदाय का है? वो भी पुष्टि मार्गी वल्लभ संप्रदाय का ही है। एक चारभुजा नाथ का मंदिर है? हाँ जी सर, चारभुजा नाथ गढ़बोर, जो गढ़बोर में स्थित है चारभुजा। और एक नदी बहती है उसके पास में? हाँ, गोमती नदी सर। राइट। अच्छा अंतिम प्रश्न मेरा कि राजसमंद किन जिलों को स्पर्श करता है? जी सर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, हाँ, पाली, अजमेर। जी सर, ये भीलवाड़ा, उदयपुर, पाली। एक और बता देते तो। हाँ। ठीक है, ठीक है जी सर, उपाध्याय सर। हाँ देवराज सिंह जी, जी सर। आपने बी करी है तो इलेक्ट्रिकल्स के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, है ना? बिजली के उपकरणों के बारे में, बिजली के इन्वेंशंस के बारे में, जी उनके सर। समय के बारे में, और फेस पे थोड़ी स्माइलिंग भी होनी चाहिए। जी सर। आपके फेस पे स्माइलिंग क्यों नहीं है? बिल्कुल सर, मैं प्रयास करूंगा। और थोड़ा टर्नआउट भी ठीक करना पड़ेगा, या आपने किसी कारण से आपने ये दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है, तब तो ठीक है। नहीं सर, वो मेरे को लग गया था सर, आप जो पहले इंटरव्यू मैंने सुन लिया था, लेकिन वो इतना जल्दी मैं कर नहीं पाता। मैं अगले इंटरव्यू में बिल्कुल सर टर्नआउट अपना सही करके आऊंगा। लोग ऐसे रखते हैं ना कि नहीं, हम तो फैशन की वजह से रखते हैं, कुछ किसी कारण आस्ते से रखते हैं, तो आप ये इन पर विचार करें। कुछ इथिक्स के बारे में और कुछ दर्शन के सवाल आपसे पूछे गए थे, सोक्रेटिस और प्लेटो, इसमें आप कंफ्यूज कर रहे थे। और थोड़ा इथिक्स को ठीक से पढ़ें, ईक्यू के बारे में और इनके बारे में पढ़ें। सामान्य ज्ञान आपका बहुत अच्छा है, करंट नॉलेज भी आपके लगभग ठीक है, और थोड़ा एनर्जी लेवल कभी कभी कम हो जाता है। एनर्जी लेवल को थोड़ा बनाए रखें, उत्साह बनाए रखें, चेहरे को एकदम ऐसे स्माइलिंग और ऐसे लगना चाहिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी से बात कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के अधिकारी से, है ना? किसी आम सामान्य से बात नहीं कर रहे थे। तो आपकी बोली में इस तरह का ये गुण आना चाहिए आपको। क्षेत्रीय जानकारी आपकी अच्छी है, लेकिन कुंभलगढ़ को कटारगढ़ क्यों कहते हैं? सामान्य चर्चा का विषय है, सामान्य ज्ञान का विषय है, सब जानते हैं। तो एक दो कुछ सवालों के जवाब आपने क्षेत्रीय नहीं दे पाए आप, लेकिन थोड़ा इसको भी पढ़ें, थोड़ी इथिक्स पढ़ें, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लें आप। बाकी आपका बहुत ओवरऑल आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और यू विल विन। धन्यवाद। थैंक यू जी दिव्यराज जी, आपका जो मॉक हुआ है आज, उसे 2 पार्ट में बांटे, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ जो उपाध्याय सर और मैंने लिया, उसमें तो कई प्रश्नों के इतने अच्छे जवाब दिए कि मुझे लग रहा था कि आपको आगे स्टॉप करना चाहिए। जी सर। और नहीं तो टॉप 5 में तो होनी चाहिए आपको।
जी जो सर। आपने अपनी क्वालिटीज बताई, तो 3P आपने बोला, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या प्रशासन में यूज होगा। कम से कम 100 के ऊपर अब तक मैंने इस दौरान मॉक लिए बीपीएससी और आरएएस में, जिनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। इतना बढ़िया जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। जी सर। तो मैं तो केवल उन 2 जवाब की वजह से ही आपको जितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हो इंटरव्यू में दे दूं। जी सर। तो लेकिन सेकेंड हाफ में एकदम लगा कि पता नहीं क्या हुआ, अंदर से कोई ऐसा बटन दब गया कि क्या एकदम डल हो गए आप। प्रश्नों के जवाब भी आपके जो है उतने अच्छे नहीं रह गए, कोई एनर्जी नहीं रह गई। बिल्कुल सर, मैं प्रयास करूंगा कि थ्रू और आउट राजेश एनर्जी। सर और फिर ललित सर ले रहे थे, तो थोड़ा सा इस चीज को जो पहले फर्स्ट हाफ वाला जो एनर्जी लेवल था, वो जवाब थे, उसको बनाए रखिए। तो मैं जी आपको सर। टॉप 5 में देख रहा हूँ आरएस में। धन्यवाद सर। जी। जी राजेश। जी। आपके जो एनबीए और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा वाला जो प्रश्न था आपकी हॉबी से, उसका आपको जानकारी नहीं है। इसके अलावा जो तकनीक से जुड़े हुए प्रश्न है, जैसे हाइपरलूप है, इसका ठीक था आंसर। स्मॉग टावर के बारे में आप नहीं बता पाए। और एक कुसुम योजना है जो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है ये आप नहीं बता पाए। बाकी कुछ प्रश्नों के संतुलित जवाब थे हॉबी से रिलेटेड, ठीक है। तो जहां पर भी आपको कमियां दिखाई देती है, आपको पता चली है, उनको दूर करें। बाकी सर ने बता ही दिया है, और इसमें कुछ और चीजें ललित सर जोड़ देंगे। जी सर। शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये दिव्यराज जी, ऐसे आज कुछ विशेष मिला नहीं आपके विश्लेषण में जोड़ने को। काफी कुछ उपाध्याय सर और अतुल सर बता चुके हैं। बस थोड़ा हॉबी पे और वर्क करें, क्षेत्रीय ज्ञान अच्छा है, उस पर और वर्क करिए। ओवरऑल बहुत बढ़िया है, काफी धन्यवाद। संतुलित उत्तर देते हैं। बस जो सेकंड हाफ की जो कमियां रही उसको दूर करिए। बिल्कुल सर, मैं प्रयास करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।